हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा दीक्षित अपने चैनल मेरा आयुर्वेद पे रिसर्च लेक्चर्स की नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम डॉक्टर बिलाल अहमद वानी और डॉक्टर शाहिद अहमद मीर की बुक को स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज। इनकी बुक का नाम है बेसिक्स ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिक्स फॉर आयुर्वेदिक स्कॉलर। आप लेक्चर के साथ में बुक खोल के रखिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाली चीज़ है उसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर पीएचडी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, पीजी स्कॉलर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, WHO के अकॉर्डिंग, क्लिफोर्ड वुडी के अकॉर्डिंग और पीवी यंग के अकॉर्डिंग। आप सब लोग ये पहले पढ़ चुके होंगे सारी चीज़ें, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, या फिर जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो WHO के अकॉर्डिंग रिसर्च इज़ अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डेलिजेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यू नॉलेज। कोई भी सर्च, इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंटेशन जिसका एम हो किसी चीज़ की डिस्कवरी का, या फिर कोई भी इंटर रिलेशनशिप आप अगर किसी चीज़ में, दो चीज़ों के बीच में स्थापित करना चाहते हैं न्यू नॉलेज में, तो उसको हम बोलेंगे रिसर्च। ये WHO की डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सर्च फॉर ऑर्गेनाइज नॉलेज, कोई भी नॉलेज जो ऑर्गेनाइज तरीके से सर्च की जाए उसको हम रिसर्च बोलेंगे। सेवन्थ में देखिए, सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप एक सिस्टमिक तरीके से कर रहे हैं तो वो भी हमारी रिसर्च कहलाती है। क्लिफोर्ड वुडी कहते हैं रिसर्च कॉम्प्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना या फिर उसको पहले से डिफाइन की गई प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन, कोई भी हाइपोथेसिस बनाना, या फिर कोई भी हाइपोथेसिस मतलब आपके माइंड में आपने कोई प्रॉब्लम जो है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो वो आपने अपने माइंड में सोच रखी है, वो होता है। एंड सजेस्टेड सॉल्यूशन, उसके बारे में आप क्या सॉल्यूशन दे पाएंगे, वो है। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा, अब आपने सॉल्यूशन कर लिया, रिसर्च स्टार्ट हो गई, आपके डाटा कलेक्ट होगा, ऑर्गेनाइज होगा और आप उसको इवेल्युएट करेंगे। मेकिंग डिडक्शन, जो आपका काम की चीज़ नहीं है उसको डिडक्ट कर देंगे। एंड रीचिंग कंक्लूजन, उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन, उसके बाद आप कंक्लूजन को टेस्ट करेंगे कि वो आपके जो हाइपोथेसिस या फिर जो आपने प्रॉब्लम सोची थी उसके अनुसार है या नहीं है। फिर है पीवी यंग की डेफिनेशन, साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल एंड सिस्टमाइज्ड मेथड एम्स टू डिस्कवर न्यू फैक्ट को डिस्कवर करना, या फिर रीएस्टैब्लिश करना पुराने फैक्ट को, या फिर वेरीफाई करना ओल्ड फैक्ट को। उनके सीक्वेंस को एनालाइज करना, इंटर रिलेशनशिप को देखना, जैसे आपने कहीं और भी पढ़ी होंगी रिसर्च की डेफिनेशंस जो आती हैं, कार्य कारण भाव जो है वो इंटर रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। कैजुअल एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देना कि अगर कोई रिलेशनशिप अगर दो चीज़ों के बीच में बन रही है तो उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन आप देंगे, या फिर उनका क्या नेचुरल टर्म उसको निकालेंगे उस एक्सप्लेनेशन के लिए जो उस चीज़ को मतलब प्रमाणित कर सके। तो वो है हमारी पीवी यंग की डेफिनेशन। जो सुपरफिशियल डेफिनेशन है रिसर्च की वो है एम्स एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट, मतलब इन्वेंशन या फिर रीवैलिडेशन। टाइप ऑफ रिसर्च है प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड। प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी और फंडामेंटल, ये चार नाम हैं हमारे, प्योर या बेसिक और एक्सप्लोरेटरी, फंडामेंटल, ये सिनोनिम्स हैं। फिर है अप्लाइड या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। प्योर रिसर्च जो होती है उसमें जो होता है वो है साइंटिफिक रिसर्च एम टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिना। कोई भी नेचुरल फिनोमिना है या फिर कोई और फिनोमिना जो हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो भी आप स्टडी करते हैं, उसको हम बोलेंगे प्योर या बेसिक रिसर्च। इट जनरेट्स न्यू आइडियाज़, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज विच बिकम बेसिस फॉर अप्लाइड रिसर्च। अब जो हमारी प्योर या बेसिक रिसर्च होती है वो हमेशा हमारा बेस होती है अप्लाइड रिसर्च का। जितनी भी हमारी अप्लाइड या रिसर्च होंगी उनका जो बेस जो शुरुआत होगी वो प्योर या बेसिक रिसर्च से होती है। तो बेसिक रिसर्च में क्या होता है, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, कोई प्रिंसिपल बनते हैं या फिर कोई थ्योरी दी जाती है। नीचे से एग्जाम्पल देखेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर न्यूटन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। न्यूटन्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस में, जैसे न्यूटन्स के लॉ हो गए, तो वो हमारी हो जाएगी प्योर या बेसिक रिसर्च। आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी की वो हो जाएगी हमारी प्योर या बेसिक रिसर्च। अब न्यूटन और आइंस्टाइन ने जो है
कोई भी फिनोमेना देखा या फिर कोई भी फिनोमेना होते हुए देखा नेचर में, उनके बारे में उन्होंने पढ़ कर पूरा और पूरी थ्योरम्स लगाकर उन्होंने उसके बारे में लिख दिया। तो उन्होंने थ्योरीज दे दी हैं अपनी, जो भी नेचुरल फिनोमेना उनके आसपास हो रहा था। उसके फिर जब आप उसको पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने न्यूटन्स लॉ को पढ़ा और आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप कोई थ्योरी प्रूफ करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, अगर उस थ्योरी में न्यूटन के लॉ को आप यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, न्यूटन के लॉ को यूज़ कर रहे हैं, तो न्यूटन का जो लॉ है वो है प्योर रिसर्च। और अगर आप उसको बेसिस बनाकर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी अप्लाइड रिसर्च। ऐसे हम जैसे देखेंगे आयुर्वेद में पंचमहाभूत, त्रिदोष, प्रकृति, अग्नि, आम, स्रोतस, अगर इनको बेसिस बना के आप आगे रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को बेसिस बना के, तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल जो है वो है हमारा प्योर या बेसिक रिसर्च। और जो आप आगे रिसर्च इनको बेस बना के कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड के बारे में देखिए, यूजेस साइंटिफिक थ्योरी टू डेवलप टेक्नोलॉजी और टेक्निक टू इंटरवीन एंड अल्टर नेचुरल और अदर फिनोमेना। किसी चीज़ में इंटरवीन करना मतलब अपने इंटरवीन करना मतलब जिसमें आप भी खुद प्रेजेंट हो जिस रिसर्च में, वो होता है इंटरवीन करना। कि कोई भी आपने रिसर्च कर रहे हो और आपकी भागीदारी उसमें है, तो वो होता है इंटरवीन करना किसी भी रिसर्च में। इंटरवेंशनल रिसर्च एक टाइप की रिसर्च भी आती है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, उसमें यही होता है कि आपकी उसमें भागीदारी है, इंटरवीन कर रहे हैं आप। तो इधर आते हैं अप्लाइड पे। साइंटिफिक जो थ्योरीज़ हैं उनका यूज़ करके अगर आप किसी नई टेक्निक या टेक्नोलॉजी को अगर आप डिस्कवर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अप्लाइड या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च विच टेंड्स टू सॉल्व स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रॉब्लम। इट इज़ कंडक्टेड हैविंग अ प्री डिटरमाइंड गोल इन माइंड, अ हाइपोथेसिस अबाउट अ फिनोमेना इज जनरेटेड विच इज़ बेस्ड ऑन अ थ्योरी, देन साइंटिफिक मेथड्स आर अप्लाइड टू प्रूव इट। जैसे मैंने न्यूटन के लॉ के बारे में बताया था, अगर आप किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं और आपके उसमें आपने न्यूटन के लॉ को इंक्लूड करा है या न्यूटन के लॉ के को यूज़ करा है, उसके बाद आपने अपनी रिसर्च शुरू करी है या फिर उसके बेसिस पे अपनी रिसर्च शुरू करी है, तो वो हो जाएगी आपकी अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रोल ऑफ पंचकर्मा इन प्रिवेंटिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब जो पंचकर्मा है वो है हमारा एक कॉन्सेप्ट, यानी वो हो गया हमारा बेसिक या फिर प्योर रिसर्च। जो भी पंचकर्मा के बारे में आप किसी भी मतलब पंचकर्मा के कोई भी कर्म का रोल अगर आप पढ़ना चाहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में, तो वो जो कर्म हो गया या फिर जो पंचकर्म हो गया, वो एक हमारी थ्योरी हो गई जो हमें पहले से कॉन्सेप्ट हो गया, जो हमें पहले से मिला हुआ है या फिर पहले से बेस है हमारा। उसके बाद अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं पंचकर्मा को लेकर, तो वो हो जाएगी हमारी अप्लाइड रिसर्च। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म एंड इट्स रोल इन ऑटोइम्यून डिसीज़। अब ऑटोइम्यून डिसीज़ पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं आर्म के रोल को लेकर, तो जो रोल ऑफ आर्म है वो है हमारा प्योर या बेसिक। और अगर आप ऑटोइम्यून डिसीज़ पे आर्म को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट इज़ आर अप्लाइड रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च। जैसे सिस्टमिक होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ तथ्य निकलना चाहिए, वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपके रिसर्च किसी भी चीज़ हेल्थ सेक्टर में। कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब आपके कंट्रोल में प्रोसीजर्स होने चाहिए। वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। वेरिएबल होते हैं कि आप अलग अलग जो वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे आपने कोई सैंपल लिया, उसमें नेम, एज, सेक्स हो गया, या फिर कोई भी अगर आपने डिसीज़ लिया तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो वेरिएबल्स हो गए, तो वो कंट्रोल होने चाहिए। मतलब आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, ताकि आप जब डाटा में आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करो तो आपके लिए आसानी हो जाए। एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ज़रूरी नहीं कि वो कंक्लूजन आए, कंक्लूजन उससे अलग भी हो सकता है। करेज, आप में करेज होना चाहिए रिसर्च को करने का। लॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए रिसर्च कंप्लीट होने तक। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, एक्यूरेट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। रिपोर्टिंग, मतलब आप उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे पूरा, आपकी रिसर्च हो जाए तब। फिर आप देखिए चरक में जो 2 रेफरेंसेस आते हैं चरक सूत्र में, चरक सूत्र 9 में श्लोक नंबर 21 और 22, ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा पूछा जा सकता है कि मेडिकल रिसर्चर के बारे में चरक ने कहाँ पर बताया है, तो आप इसका रेफरेंस याद रख सकते हैं चरक सूत्र 9 में।
बाकी आपने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब आता है स्टेप्स यूज्ड इन सॉल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप्स जो हैं हम आगे भी जो आगे चैप्टर्स आएंगे रिसर्च के उनके बारे में, मतलब जो स्टेप्स होगा उनके बारे में बहुत अच्छे से वहाँ पर भी पढ़ेंगे। लेकिन आप जो है स्टेप की नंबरिंग याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे नंबर 1 आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ऐसा पूछा जाता है कि रिसर्च प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो उसका स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सेकेंड है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम बुक साइंटिफिक जर्नल। यहाँ पर जो है वो बहुत ही सुपरफिशियल स्टेप्स दिए गए हैं, आगे के चैप्टर्स में स्टेप्स जो होंगे वो अच्छे से दिए जाएंगे। तो बस आप यहाँ पर सिर्फ ये याद रखिए कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकेंड है फॉर्मिंग थर्ड है फॉर्म अ हाइपोथेसिस, टेस्ट द हाइपोथेसिस, रिपोर्ट द रिजल्ट। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है अनुसंधान। अनुसंधान के जो डेफिनेशन है वो प्रियव्रत शर्मा ने दी है। कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुणकर्मणो परीक्षा स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। अन्वेषणम पर्यवेक्षणम गवेषणम अथापि च शोध इत्यादि पर्याय लोके समीप दीयते। अब इन्होंने क्या फर्स्ट 2 लाइन में जो है वो डेफिनेशन बताई है, किसी भी द्रव्य गुण और कर्म का अगर कार्य कारण भाव अगर आप स्थापित करते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आप बताते हैं, परीक्षा स्थापना बहुत सारी परीक्षाएं करने के बाद, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद द्रव्य गुण और कर्म का कार्य कारण भाव, कार्य कारण जो आपका रिलेशन है वो निकल कर आना, वो अगर आप बता रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सम्यक अनुसंधान। देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द्रव्य गुण कर्म आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड थॉरो वेरीफाइबल एग्जामिनेशन एंड अराइवल एट अ फाइनल कंक्लूजन इज कॉल्ड अनुसंधान। फिर जो इसमें जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है श्लोक की, जैसे अन्वेषण, पर्यवेक्षण, गवेषण, ये हैं सिनोनिम्स। तो हम नीचे से पढ़ेंगे। जैसे अन्वेषण, अन्वेषण क्या है, इसको हमने संधि विच्छेद कर लिया। अनु और एषण, अन मतलब होता है निरंतर या फिर कंटिन्यूअस, और एषण मतलब होता है डिज़ायर। किसी भी चीज़ के कंटिन्यूअस डिज़ायर होना वो होता है हमारा अन्वेषण, और अन्वेषण है हमारे अनुसंधान का पर्याय, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण परि और एषण, परि मतलब फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, हर दिशा से या फिर हर डायमेंशन से अगर आप किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो हो जाएगा पर्यवेक्षण। फिर है गवेषण, गोभी इंद्रियेषण मतलब आप सारी पंच इंद्रियों को यूज़ करके, अपने सारे सेंस ऑर्गन को यूज़ करके एषण कर रहे हैं या फिर डिज़ायर कर रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा गवेषण। गवेषण जो वर्ड है वो आया हमारा गवामी एषणम। गव मतलब गाय है और एष मतलब प्रोबिंग। जैसे कि जो गाय चराने वाले होते हैं जंगल में, अगर उनकी गाय गुम हो जाती है तो वो जिस तरीके से वो अपनी गाय को ढूंढते हैं, मतलब पूरी इच्छा से अपनी गाय को ढूंढते हैं, उसी को बोलेंगे हम गवामी एषणम। और उसी तरीके से हमें अपनी जो है मतलब इच्छा रखनी है किसी भी चीज़ को, कोई भी रिसर्च करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा गवेषण। फिर उसका एक और पर्याय है शोध, एक और पर्याय है खोज। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो पर्याय हैं, जैसे अन्वेषण, अनु और एषण निरंतर इच्छा, फिर पर्यवेक्षण सारी डायमेंशन से मतलब फ्रॉम ऑल डायमेंशन से इच्छा करना, गवेषण इंद्रियों को यूज़ करके इच्छा करना, शोध और खोज। द अदर टर्म्स यूज फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद, परिशोधन, मंथन, ऋषि अर्चना और परीक्षा। तो ऋषि अर्चना है जो आप वो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च। इसमें जो सेकंड पॉइंट है द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण भाव। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप याद रखिएगा, किसी भी रिसर्च का अल्टीमेट गोल होता है रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्कवर करना। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च। सबसे पहला वही है चरक सूत्र का, धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रास्य प्रयोजनम। तंत्र का जो प्रयोजन है जो हमने चरक सूत्र में पढ़ा था, वो ही मेन ऑब्जेक्टिव है आयुर्वेदिक रिसर्च का। फिर 9th पॉइंट देखिए, कार्य कारण संबंध स्थापित करना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च टू स्टैंडर्डाइज रॉ ड्रग, स्टैंडर्डाइज ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल प्रोडक्ट, कंट्रोवर्शियल कोई ड्रग हो उसको स्टैंडर्डाइज करना या फिर न्यू ड्रग को फॉर्मुलेट करना। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा और जैसे जैसे लेक्चर्स होते जा रहे हैं आप अपनी बुक खोल के साथ में पढ़िएगा।
तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 शुरू करेंगे। थैंक यू।